नमस्ते। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें पदार्थ की बिल्कुल बुनियादी चीज यानी एटम या परमाणु की कहानी बताएगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमारी समझ लगातार बदलती रही, ठीक एक ऐसे ढांचे की तरह जिसकी शक्ल बार बार बदलती रही हो। और ये सारा सफर पता है शुरू कहाँ से हुआ? बस इसी एक सीधे से सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने दशकों तक चलने वाली साइंटिफिक खोज को हवा दी और उस पुरानी सोच को चुनौती दी कि भाई परमाणु को तो तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो इस कहानी के जो पहले हीरो थे वो थे जॉन डाल्टन। उन्होंने ही हमें पहला मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी, जिसने एक बहुत ही सिंपल लेकिन कह सकते हैं एक मजबूत नींव रखी। डाल्टन की थ्योरी का बस एक ही मूल मंत्र था। उनका कहना था कि परमाणु पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है जिसे आप और आगे नहीं तोड़ सकते। बस, फुल स्टॉप। ये बात उस जमाने में पत्थर की लकीर जैसी थी, लेकिन विज्ञान में पत्थर की लकीरें बदलती रहती हैं। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि कुछ बहुत ही आम से लगने वाले एक्सपेरिमेंट्स ने ये इशारे करने शुरू कर दिए थे कि डाल्टन की ये सिंपल सी तस्वीर शायद अधूरी है। ऐसा लग रहा था कि इस परमाणु के अंदर भी कोई राज छुपा है। ये सुराग कहीं दूर नहीं, हमारी रोज की जिंदगी में ही थे। कभी सूखे बालों में कंघी फिराकर कागज के टुकड़े उठाए हैं, या रेशम के कपड़े पर कांच की छड़ को रगड़कर देखा है? इन सब से जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उसने साइंटिस्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये चार्ज, ये बिजली आ कहाँ से रही है। और उनका अंदाजा था कि ये जरूर परमाणु के अंदर से ही आ रही हो। और बस इन्हीं छोटे छोटे सुरागों ने साइंटिस्ट्स को एक नई खोज की तरफ धकेल दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि उन बुनियादी कणों को कैसे खोजा गया जिन्होंने डाल्टन की थ्योरी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और सबसे पहले जो मिला वो था इलेक्ट्रॉन। 1897 में जे थॉमसन ने इसे खोजा। ये नेगेटिव चार्ज वाला एक नन्हा सा पार्टिकल था जिसका वजन लगभग ना के बराबर ही समझिए। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी तो होना चाहिए, है ना? तो फिर बारी आई प्रोटॉन की। इसकी पहचान हुई 1886 में ई गोल्डस्टीन के एक एक्सपेरिमेंट से, जिसमें उन्होंने कनाल किरणें खोजी थी। ये था पॉजिटिव चार्ज वाला कण, और इसका वजन इलेक्ट्रॉन से कई ज्यादा था। अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो मजा आता है। चार्ज तो दोनों का बराबर है, बस उल्टा है, एक माइनस एक प्लस, लेकिन वजन में जमीन आसमान का फर्क है। अगर प्रोटॉन का वजन हम 1 यूनिट मान लें तो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ 1/2000 होता है। मतलब इससे ये साफ हो गया कि एटम का लगभग सारा वजन तो उसके प्रोटॉन में ही है। तो अब हमारे पास 2 खिलाड़ी थे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन। अब सवाल ये था कि ये दोनों एटम के अंदर रहते कैसे हैं, मतलब उनका घर कैसा है। इस सवाल का जवाब देने की पहली कोशिश की जे थॉमसन ने। थॉमसन ने जो मॉडल दिया उसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। अब ये नाम थोड़ा अजीब है, तो चलिए इसे तरबूज से समझते हैं। सोचिए, पूरा तरबूज जो है वो पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है, और इसके अंदर जो काले बीज धसे हुए हैं वो हैं हमारे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। बस यही था थॉमसन का मॉडल। देखिए, ये मॉडल उस वक्त बहुत कमाल का था, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा दी थी। इसने बताया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। सीधी सी बात है, जितना पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, हिसाब बराबर। लेकिन विज्ञान में हमेशा एक लेकिन होता है। सवाल ये उठा कि अगर सब कुछ इतना मुलायम और फैला हुआ है जैसे कोई तरबूज, तो अगर हम इस पर कोई तेज चीज फेंक कर मारें तो क्या होना चाहिए? ये सवाल अगले बड़े तूफान की तैयारी कर रहा था। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हुआ विज्ञान के इतिहास का एक सबसे धमाकेदार एक्सपेरिमेंट, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसने एटम के बारे में हमारी सोच को जड़ से हिला कर रख दिया। सेटअप बड़ा सीधा सा था। एक तरफ से उन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की, मतलब समझ लीजिए छोटी छोटी गोलियां चलाईं। निशाना क्या था? सोने की एक बेहद पतली, मतलब कागज से भी हजारों गुना पतली पन्नी, और दूसरी तरफ एक स्क्रीन लगा दी, ये देखने के लिए कि गोलियां कहाँ कहाँ जाकर लगती हैं। और जो नतीजे आए उन्होंने सबके होश उड़ा दिए। ज्यादातर पार्टिकल्स तो ऐसे सीधे निकल गए जैसे पन्नी वहां है ही नहीं, बिल्कुल खाली जगह। कुछ थोड़े से अपने रास्ते से भटक गए, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, कुछ पार्टिकल्स टकराकर सीधे वापस आ गए। ये कोई आम बात नहीं थी। पता है कितने?
हर 12,000 में से सिर्फ एक। रदरफोर्ड ने बाद में कहा था, ये तो ऐसा था मानो आपने एक कागज पर तोप का गोला मारा हो और वो लौटकर आप ही को लग जाए। इसी एक पार्टिकल ने एटम की पूरी कहानी बदल दी। इस हैरान करने वाले नतीजे से रदरफोर्ड ने एक बिल्कुल नया मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा वजन एक बहुत ही छोटी सी जगह पर इकट्ठा है। इसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, यानी नाभिक। और इलेक्ट्रॉन वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। मतलब एटम का ज्यादातर हिस्सा तो एकदम खाली है। तो एक पहेली तो सुलझ गई, लेकिन एक और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। देखिए, उस वक्त की फिजिक्स कहती थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो वो अपनी एनर्जी लगातार खोएगा। तो इस हिसाब से तो बेचारे इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते थक कर सीधा न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए था, पर ऐसा तो होता नहीं है। एटम तो स्टेबल होते हैं, तो फिर क्यों? रदरफोर्ड केस लड़खड़ाते हुए मॉडल को सहारा दिया नील्स बोर ने। उन्होंने ही इस पहेली को सुलझाया और एटम को वो स्टेबिलिटी दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। बोर का आइडिया जीनियस था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कहीं भी नहीं घूम सकते। उनके घूमने के लिए कुछ फिक्स्ड रास्ते, कुछ खास एनर्जी वाले ऑर्बिट या शेल्स बने हुए हैं। इन्हें नाम दिया गया KLMN। और जब तक इलेक्ट्रॉन अपने इस पक्के रास्ते पर है, वो कोई एनर्जी नहीं खोएगा। बस प्रॉब्लम सॉल्व। और इस एक शानदार आइडिया ने सिर्फ एटम को टूटने से ही नहीं बचाया, बल्कि इसने केमिस्ट्री की दुनिया के लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया, जिसे हम आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। तो जरा सोचिए, सिर्फ 2 दशक से भी कम के वक्त में हम कहां से कहां आ गए। एक ठोस ना टूटने वाले गोले की सोच से एक ऐसे मॉडल तक जो एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसा लगता था। ये साइंस की दुनिया में वाकई एक तूफानी दौर था। हमारा सफर शुरू होगा एक परमाणु के आईडी कार्ड से। फिर हम उसके वजन के रहस्य को सुलझाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे नियमों में बंधे होते हैं, कैसे वो परमाणुओं को आपस में जुड़ने की ताकत देते हैं, और आखिर में ये सब मिलकर कैसे रासायनिक बंधन की नींव तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर वो क्या एक चीज है जो हाइड्रोजन को हीलियम से या कार्बन को ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग बना देती है? वो क्या है जो हर तत्व को उसकी अपनी खास पहचान देती है? अब सुनने में काफी जटिल लग सकता है, लेकिन इसका जवाब हैरान करने वाला और बहुत ही आसान है। ये सब कुछ सिर्फ एक नंबर पर टिका है। एक ऐसा नंबर जो कभी नहीं बदलता और जो हर तत्व को उसकी अपनी पहचान देता है। और ये संख्या है परमाणु संख्या। इसे हर तत्व का एक यूनिक परमानेंट आईडी कार्ड ही समझ लीजिए। ये किसी तत्व के नाभिक यानी उसके केंद्र में मौजूद प्रोटॉन की संख्या है, और बस यही एक चीज उसे परिभाषित करती है। सोचिए कितनी कमाल की बात है। सिर्फ एक प्रोटॉन और वो बन जाता है हाइड्रोजन, ब्रह्मांड का सबसे सरल तत्व। और 6 प्रोटॉन तो हमारे पास है कार्बन, यानी जीवन का आधार। बस कुछ प्रोटॉन का ये छोटा सा फर्क ही एक तत्व के पूरे चरित्र को पूरी तरह से बदल देता है। ठीक है, तो पहचान की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन यहां एक और पहेली है। जब वैज्ञानिकों ने परमाणुओं का वजन किया तो उन्होंने पाया कि वो सिर्फ प्रोटॉन के वजन से कई ज्यादा भारी थे। तो सवाल ये है कि ये बाकी का वजन आ कहां से रहा है? और ये वाकई में एक बड़ा रहस्य था। अगर किसी परमाणु का चरित्र उसके प्रोटॉन से तय होता है, तो ये एक्स्ट्रा गायब द्रव्यमान आखिर छिपा कहां है? नाभिक में ऐसा और क्या हो सकता है? इसका जवाब छिपा था न्यूट्रॉन में। 1932 में जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की। ये कण प्रोटॉन जितना ही भारी है, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये नाभिक में प्रोटॉन के साथ ही रहता है, वजन बढ़ाता है और उस लापता द्रव्यमान के रहस्य को सुलझा देता है। तो नाभिक की कहानी तो समझ आ गई। अब जरा बाहर की दुनिया में चलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में। वो न्यूक्लियस के चारों ओर यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं घूमते। नहीं, उनका एक बहुत ही व्यवस्थित, एक स्ट्रक्चर तरीका होता है, मानो वो कुछ सख्त नियमों का पालन कर रहे हों। इन नियमों को बोरबरी नियम कहते हैं। इन्हें एक परमाणु के घर के नियम मान सकते हैं। ये नियम तय करते हैं कि हर कमरे या कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उन्हें किस क्रम में भरना होगा। तो पहला नियम है कैपेसिटी का। न्यूक्लियस के जो सबसे करीब का कोश है, जिसे के कोश कहते हैं, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद अगला एल कोश 8 तक रख सकता है, और इसी तरह आगे भी। हर कोश की एक तय सीमा होती है।
तो सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉनों के ये नियम इतने जरूरी क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि यही सटीक व्यवस्था तय करती है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ कैसा बर्ताव करेगा। ये सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए है, स्थिरता की तलाश। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है संयोजकता का। इसे एक परमाणु के जुड़ने की ताकत भी कह सकते हैं। ये सब इस पर निर्भर करता है कि एक परमाणु को अपना बाहरी कोश पूरा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन खोने हैं, पाने हैं या फिर साझा करने हैं। देखिए, यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि परमाणु स्थिर होना चाहते हैं, और केमिस्ट्री में स्थिरता का मतलब है एक भरा हुआ बाहरी इलेक्ट्रॉन कोश। वो सब उत्कृष्ट गैसों की तरह बनना चाहते हैं जिनका बाहरी कोश कुदरती तौर पर भरा होता है। यही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। चलिए सोडियम का उदाहरण लेते हैं। इसके सबसे बाहरी कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब स्थिर होने के लिए क्या ये 7 और इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा? नहीं, इसके लिए ज्यादा आसान है कि उस एक अकेले इलेक्ट्रॉन को जाने दिया जाए और एक भरे हुए अंदरूनी कोश को सामने लाया जाए। इसलिए इसकी संयोजकता हुई 1। दूसरे तरफ ऑक्सीजन को देखिए। यहां कहानी बिल्कुल अलग है। इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। एक भरा हुआ कोश बनाने के लिए इसे सिर्फ 2 और चाहिए। तो 6 खोने से तो बेहतर है कि 2 हासिल कर लिए जाएं। इसलिए इसकी संयोजकता है 2। और 0, ये 0 किसका है? ये है उत्कृष्ट गैसों का। हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके बाहरी कोश पहले से ही पूरी तरह भरे हुए हैं। वो एकदम संतुष्ट है। उन्हें इलेक्ट्रॉन खोने, पाने या साझा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। उनकी संयोजकता है 0। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने परमाणु की पहचान, उसके वजन और उसके इलेक्ट्रॉनों के नियमों को देखा है। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर रासायनिक बंधन की नींव कैसे तैयार करते हैं। तो कहानी की बुनियाद इन बिल्डिंग ब्लॉक्स पर टिकी है। प्रोटॉन पहचान देते हैं, न्यूट्रॉन वजन और स्थिरता जोड़ते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की यही व्यवस्था तय करती है कि आगे क्या होगा। स्थिरता की ये मामूली सी इच्छा ही वो ताकत है जो सभी रासायनिक बंधनों और प्रतिक्रियाओं को चलाती है और हमारे चारों ओर की इस जटिल दुनिया को बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि किसी एलिमेंट की असली पहचान क्या है? क्या उसका नाम, उसका वजन, या फिर कुछ और, कुछ बहुत गहरा? पता है इसका जवाब कहाँ छिपा है? एटम के एकदम सेंटर में, उसके न्यूक्लियस में। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम एटम के आईडी कार्ड को समझेंगे, फिर उसके भाई बहनों यानी आइसोटोप से मिलेंगे, और उसके बाद उसके हमशक्लों यानी आइसोबार्स को जानेंगे। और हाँ, आखिर में सब कुछ फटाफट रिकैप करेंगे और देखेंगे कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के सोर्स का फाइनल मैसेज क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, एटम का आईडी कार्ड। देखिए, किसी भी एटम की जो असली पहचान है ना, वो उसके न्यूक्लियस यानी उसके केंद्रक में ही छिपी होती है। ये आईडी कार्ड असल में है क्या? इसे कहते हैं मास नंबर। सोचिए, ये एटम का एक यूनिक आईडी नंबर जैसा है। और ये होता क्या है? बस उसके न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उनका टोटल। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कार्बन को ले लेते हैं। कार्बन के न्यूक्लियस में होते हैं 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो 6 + 6 कितना हुआ? 12। बस यही है कार्बन का मास नंबर। सिंपल। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे न हों? यहीं पर एंट्री होती है एटॉमिक सिबलिंग्स की, जिन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो ये आइसोटोप्स क्या बला हैं? इनको ना एक ही परिवार के भाई बहन समझिए। ये एक ही एलिमेंट के हैं, मतलब इनमें प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होता है, और इसी वजह से इनका वजन यानी मास नंबर बदल जाता है। हाइड्रोजन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब देखिए, तीनों में एक एक प्रोटॉन है, इसीलिए तो तीनों हाइड्रोजन कहलाते हैं। पर फर्क कहाँ है? प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में 1 और ट्रिटियम में 2। बस इसी न्यूट्रॉन के फर्क ने इन्हें अलग अलग आइसोटोप्स बना दिया। तो इस फर्क से होता क्या है? देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, वो लगभग सेम ही रहती हैं। लेकिन क्योंकि इनका वजन अलग अलग है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट वो बदल सकती हैं। अच्छा, कभी पीरियोडिक टेबल पे ध्यान दिया है? किसी किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास पॉइंट्स में यानी डेसिमल में क्यों होता है?
इसका राज भी आइसोटोप्स ही हैं। क्लोरीन को ही ले लीजिए। नेचर में इसके 2 मेन आइसोटोप मिलते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, और वो भी करीब करीब 3:1 के रेशियो में। तो जब हम इन सब का एक एवरेज वेट निकालते हैं तो वो आता है 35.5। इंटरेस्टिंग है ना? और ये सब सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। आइसोटोप्स हमारी असली दुनिया में बहुत काम आते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम के आइसोटोप से लेकर कैंसर ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 तक, ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। तो एटॉमिक सिबलिंग्स की कहानी तो समझ आ गई। अब बारी है एटॉमिक लुक अलाइक, यानी हम शक्लों से मिलने की, जिन्हें हम कहते हैं आइसोबार्स। ये आइसोबार्स थोड़े अलग हैं। इन्हें हम शक्ल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका वजन यानी मास नंबर एकदम सेम होता है, लेकिन ये होते बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर अलग होता है। जैसे कि आर्गन 40 और कैल्शियम 40, दोनों का मास नंबर 40 है, एकदम सेम, पर आर्गन में है 18 प्रोटॉन और कैल्शियम में है 20। मतलब वजन एक जैसा पर पहचान बिल्कुल अलग। बस यही होते हैं आइसोबार्स। चलिए, तो जो भी हमने अभी तक समझा उसको एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? हमने जाना कि एटम की पहचान उसके मास नंबर से कैसे जुड़ी है। हमने आइसोटोप्स को समझा, जो एक ही एलिमेंट के अलग अलग वर्जन हैं, और हमने आइसोबार्स को भी देखा, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं पर उनका वजन एक जैसा होता है। देखिए, अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, किसी भी एलिमेंट की असली फाइनल पहचान होती है उसके प्रोटॉन्स का नंबर। बस न्यूट्रॉन्स बदल जाएं, वजन बदल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक प्रोटॉन का नंबर वही है, एलिमेंट भी वही रहे। और अब आखिर में जरा ये भी देख लेते हैं कि जिस सोर्स से हमने ये सारी जानकारी ली है उसका फाइनल मैसेज क्या है। अब जो बातें बताई जाएंगी वो सीधे सीधे उस सोर्स मटेरियल से हैं। सोर्स में 3 बातें कही गई हैं। पहला, इस एक्सप्लेनेशन को लाइक करें। दूसरा, इसे शेयर करें। और तीसरा, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके पीछे सोच बहुत सीधी सी है। एक शेयर से किसी और स्टूडेंट की पढ़ाई में मदद हो सकती है। एक तरह से ये साथ मिलकर सीखने की भावना को बढ़ावा देता है। और आखिर में सोर्स ये भी साफ करता है कि ये मटेरियल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एनसीईआरटी को सिर्फ रटना नहीं बल्कि उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक न्यूट्रॉन के बदलने से एक नया आइसोटोप बन जाता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना, कि विज्ञान में ऐसे और कौन से छोटे छोटे बदलाव हैं जो आगे चलकर बड़ी बड़ी खोजों की वजह बन सकते हैं। इस सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। सोचते रहिए और सीखते रहिए।